दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कायिक या फिर वर्धी प्रवर्धन। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग 4 प्रकार के कंटेंट को के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जिसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। और तीसरा है कायिक प्रवर्धन के लाभ और कायिक प्रवर्धन के हानि के बारे में हम लोग देखेंगे। इन सारे चारों चीज़ों के बारे में देखेंगे। ये जो है इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रवर्धन होता है वो क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रवर्धन को यहाँ बोल रहा है कि वह प्रजनन, प्रवर्धन यानी प्रजनन होती हैं, तो वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजनन अंगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धन की भांति कार्य करता है तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। उसे कायिक या फिर वर्धी प्रजनन कहते हैं। ये वर्धी होगा। इस प्रजनन में भाग लेने वाले पादप भाग को प्रवर्धक कहते हैं, जैसे जड़ें, ट्यूबर, पत्तियां या फिर बल्बिलस, प्रकंद। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें सीधा सीधा ये कह रहा है कि ऐसे प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजनन अंग जैसे उसके जड़ हो गए और ट्यूबर्स वाले भाग हो गए, जैसे ये स्टेम है, यहाँ पर कुछ ट्यूबर्स टाइप से भाग पड़े होंगे, तो उसके द्वारा यदि टूट फूट करके या दो टुकड़ों में बांट करके यहाँ से दूसरा पौधा का निर्माण कर ले रहा है। जैसे कुछ पत्तियों में आप कुछ पौधे के पत्तियों से देखे होंगे, पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं। ये पत्ती अगर किसी भी जगह पर आप रख देंगे और वहाँ थोड़ा सा नम स्थान हो तो देखेंगे कि कुछ दिन के बाद ये पत्तियों में इस तरीके से शाखा निकलना शुरू हो जाता है। कुछ यहाँ से निकलेंगे तो कुछ दिन के बाद जिस पत्ती से वो शाखा निकलता है उसी पत्ती के समान एक नया पत्ती की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या कहलाते हैं? प्रवर्धन कहलाते हैं। ठीक है। यदि ये किसी भी सेल में होता है तो सेल टूट करके किसी भी एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? प्रवर्धन। ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट में यदि 2 भाग में बटेंगे तो वो फिर प्रवर्धन कहलाएंगे। ये चीज़ें होती हैं एक कोशिकीय, जो सिंगल सेलुलर होती हैं, जो सिंगल होते हैं यानी जो एक कोशिकीय सेल होते हैं, उसके जो भाग होते हैं वो टूट करके एक दूसरे भाग का निर्माण कर लेते हैं। आप लोग अमीबा में देखे होंगे, अधिकतर जो केसेस में पाए जाते हैं अमीबा पैरामेसियम में देखे होंगे। ठीक है। अब इसके जो अगला स्टेप है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव क्या होता है ये देखिए। वह प्रजनन जिसमें पौधे अपने आप कायिक जनन करता है। ये अपने आप कायिक जनन करेंगे। इसके कई विधि हो सकते हैं, जैसे रूट हो सकते हैं, तने हो सकते हैं। तना में भी 3 प्रकार से होते हैं, जैसे भूमिगत तना हो गया, अवायवीय तना हो गया, वायवीय तना हो गया, पत्ती द्वारा होंगे और पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रूट है, रूट के द्वारा किस तरीके से होता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, ये देखिए, अब इसको मैं यहीं समझा देता हूँ। ये जो जड़ों द्वारा बता रहा है बाय रूट, यानी भी किसी भी प्लांट का जो जड़ है, ये जड़ किसी भी जगह से टूट करके ये किसी भी नए सॉइल में जा करके या भूमि में जा करके एक इसी के समान एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, रूट द्वारा होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है तना द्वारा। तो ये जो चीज़ें होंगी, अब ये रूट के द्वारा हो रहा था, अब ये रूट के द्वारा नहीं होगा, ऊपर के भाग के तने के द्वारा होगा। यानी ये तने का कट पिट करेंगे, कट कॉपी पेस्ट, और दूसरे जगह पर यदि तने के भाग को लगा देंगे तो इसी के समान एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये होते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के, तने के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। अब तने के द्वारा देखिए 3 प्रकार से ये निर्माण करेंगे। अब 3 प्रकार से किस तरीके से निर्माण करेंगे ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए, पहला तो ये है भूमिगत तना। भूमिगत तना ये कहते हैं कि जो भूमि के अंदर वाले भाग से होंगे। ठीक है। यानी ये रूट है तो ये जो भूमि के भाग होंगे, यहाँ से भी कुछ तने निकले होंगे जो भूमि के अंदर होंगे। तो यहाँ से अगर इसी के समान एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है तो वो कहलाता है भूमिगत तनों के द्वारा प्लांट का निर्माण होता है। ठीक है। अवायवीय तनों द्वारा,
तो अवायवीय तना का मतलब क्या होता है? तो अवायवीय का तना का मतलब होता है कि कुछ भाग भूमि के अंदर होंगे और कुछ भाग भूमि के बाहर होंगे। तो ये इसको बोलते हैं अवायवीय तनों के द्वारा दूसरे पौधे का निर्माण। अब इसको वायवीय कहने से आपको पता चल रहा होगा कि ये वायु के संपर्क वाले भाग में होंगे, यानी ये वायु के संपर्क वाले भाग में होंगे। कभी कभी आप देखे होंगे अवायवीय तनों के अंतर्गत आप देखे होंगे इस तरीके से, यहाँ से रूट निकल जाते हैं और ये जो भाग होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। वायवीय तने का मतलब ये है कि अधिकतर केसेस में देखे होंगे पीपल के पौधे में, तो ये जो भाग होते हैं इसके ऊपर वाले भाग ऊपर चले जाते हैं और किनारे किनारे पर ये जड़ निकल जाते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं। तो ये जो जड़ होते हैं अगर किसी कारणवश सॉइल में अगर टच होते हैं, मिट्टी में टच होते हैं, तो यहाँ से फिर एक अलग सा पेड़ पौधे का निर्माण कर लेता है, तो उसको बोलते हैं वायवीय तनों द्वारा। पत्तियों द्वारा, जैसे अभी हमने बताया कि पत्थर चट्टा के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये जो पत्ती होता है, देखिए इस तरीके से आप देखे होंगे पत्ती, तो यहाँ से एक नए जड़ का निर्माण कर लेता है और छोटा छोटा जड़ यहाँ पर विकसित कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद एक नए पत्ती का निर्माण कर लेता है यहीं से। ठीक है, तो ये होता है पत्तियों द्वारा एक नए पौधे का निर्माण। पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, अब ये छोटी छोटी पत्तियाँ को अगर तोड़ करके किसी दूसरे जगह पर अगर छोड़ दिया जाए तो वो एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो जड़ों द्वारा है, तनों द्वारा है, भूमिगत तनों द्वारा, अवायवीय, वायवीय और पत्तियों और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा किस तरीके से एक नए पौधे का निर्माण होता है, ये कुछ विधियाँ थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। तो आर्टिफिशियल का मतलब है कि वो जो जितने भी चीज़ें थी वो प्राकृतिक द्वारा निर्मित थी, लेकिन कुछ ऐसे मानव के द्वारा भी निर्मित है। तो मानव के द्वारा निर्मित किस तरीके से एक नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है, यहाँ कुछ विधि दिया गया है। चलिए आते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में। तो कायिक प्रवर्धन वह होता है जिसमें मानव अपनी इच्छा अनुसार अच्छी नस्ल के पौधे को प्राप्त करने के लिए उनके कायिक भागों से नए पौधे को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम पादप प्रवर्धन। 1 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। तो कृत्रिम पादप प्रवर्धन की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ होती हैं जो अगले भाग में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये जो है ये कायिक प्रवर्धन आप देख पा रहे होंगे। कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, दाब लगाना, कर्तन जिसको कटिंग विधि कहते हैं, गुटी लगाना, ग्राफ्टिंग करना, इनऑर्चिंग करना, मुकुलन करना और सूक्ष्म प्रसारण करना। ठीक है, तो ये 7 प्रकार से किस तरीके से करते हैं हम लोग, इसके बारे में मैं डायरेक्ट थोड़ा सा डायग्राम ऐड करके दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आ जाएगा। ये देखिए, ये जो माउल्ड लेयरिंग है, सबसे स्टार्टिंग में देखिए दाब लगाना में सबसे ऊपर ही है माउल्ड लेयरिंग, ट्रैश लेयरिंग, टिप लेयरिंग। ठीक है, तो जो माउल्ड लेयरिंग होता क्या है, देखिए माउल्ड लेयरिंग किसको में करते हैं, जास्मिन, चेरी, अंगूर, इन सारे चीज़ों में माउल्ड लेयरिंग करते हैं। इसमें ये होता है कि जो भागें होती हैं, इसके जो ब्रांच होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको ब्रांच नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरीके से छोटे छोटे ब्रांच दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ भूमि में इसके छोटे छोटे कट करके इसके ब्रांच को ट्विग कर दिया जाता है, रूट के साथ इसको काट करके ऐड कर दिया जाता है। जैसे ये वाला है भूमि, तो यहाँ से एक टहनिया को काटेंगे, सीधा सीधा समझे तो टहनिया को काट करके एक भूमि में एक्सचेंज कर देते हैं। तो कुछ दिन के बाद देखते हैं कि यहाँ से एक नए पौधे का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं माउल्ड लेयरिंग। ठीक है, अब देखिए, अब अगले स्टेप में ट्रेच लेयरिंग करते हैं। तो ट्रेच लेयरिंग क्या है, सेब में करते हैं और क्लीमेटिस में करते हैं। तो ये होता है कि इसमें आप देख पा रहे होंगे ये एक पौधा है, इसमें ट्रेच लेयरिंग होते हैं। ट्रेच लेयरिंग फॉर्मेशंस में क्या करते हैं, नेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके जो भाग होते हैं, ये अगले स्टेप में देखिए, ये ऊपर वाले भाग मिट्टी है और मिट्टी में अंदर इसको दबा के छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन के बाद ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा नमी हो जाएगा, तो इसका छोटा छोटा टुकड़ा काट करके इस तरीके से इसको लगा दिया जाता है। तो ये वह सॉइल वाला पार्ट है, इसमें कुछ नमी स्थान को छोड़ा गया है जिसको बोलते हैं न्यू वेजिटेटिव प्लांट। ठीक है, कवरिंग करने के लिए ये मिट्टी को ले रहा है और उसमें नमी को बनाए रख रहा है। ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ये सारे प्रक्रियाओं को करने के लिए नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर करते हैं टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में आप इस पिक्चर को देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि इसके जो सॉइल लेवल हैं, तो जो ऊपर वाला जो डंठल है या शाखाएं हैं, वो शाखाएं ये मिट्टी से जुड़े हुए भाग हैं। ठीक है, अब मिट्टी से कुछ दिन के बाद ये क्या करेंगे, जहाँ तक मिट्टी से या मिट्टी के संपर्क में आए होंगे, नमी होने के कारण वहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रूट्स का निर्माण कर लिए होंगे, और ये रूट्स फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ से कट भी कर देते हैं तो ये एक नया प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कटिंग किस तरीके से किया जाता है। तो कटिंग देखिए किस तरीके से किया जाता है। आप लोग गुलाब में देखे होंगे, गन्ना में देखे होंगे किस तरीके से खेती की जाती है। तो गन्ना और गुलाब का जो पौधा होता है ये लॉन्ग प्लांट होते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े में बांट करके छोड़ दिया जाता है। ये जो वैक्स वाले भाग होते हैं, गाँव घर में इसमें गोबर में लपेट दिया जाता है। अब इस क्षेत्र में आप देखे होंगे कि ऊपर वाला जो भाग है वह ट्रैक करके ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ से फिर अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है, या अंकुरण नहीं निकल पाता है, या शाखाएं नहीं निकल पाते हैं। शाखाएं निकलते कहाँ हैं, इसके किनारे किनारे लेफ्ट और साइड वाले भाग में, आप जहाँ रोल बना होता है इस किनारे वाले पार्ट में, तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि कुछ मुख के समान संरचना दिखाई देता है, छोटे छोटे मुख कहते हैं। अब ये जो मुख में अगर पानी पड़ा, नम स्थान आएंगे, तो नीचे वाला पार्ट को सॉइल में दबा दिया जाता है, ऊपर वैक्स दबा दिया जाता है। चाहे वैक्स गोबर का हो जाता है, चाहे किसी की चीज़ का लेप लगा सकते हैं आप, ताकि उसमें नमी बना रहे। तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि उसमें अंकुरित होकर एक नए गन्ने का निर्माण हो जाता है, या नए गुलाब का टहनिया निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए गुटी लगाना। गुटी किस तरीके से लगाते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो पहले वाले भाग है उसमें देखे होंगे क्या हो रहा है, तो बीच वाला इसके टहनिया को काट करके देखिए, इसके जो छिलकाएं हैं, छिलका को काट करके चारों तरफ से अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद इसमें एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। बाहर वाले भाग को सीधा सीधा हम लोग फ्लोएम कहते हैं, और इसके अंदर वाले जो भाग जो दिख रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग जाइलम। तो गुटिंग कहाँ पर लगाते हैं, तो गुटिंग लगाने के लिए जो कटे हुए भाग हैं वहीं पर किसी भी चीज़ से लपेट दिया जाता है, चाहे कपड़ा हो चाहे रस्सी हो। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद यहाँ पर सूखा नहीं रखना है, सूखा अगर रखेंगे तो वो डेड हो जाता है। ठीक है, सूखा नहीं रखना, अगर नम रहे तो कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मटकी किया है, अगर मटकी का सुविधा है तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है, बस नम होना चाहिए। तो गुटिंग लगाने के लिए जो क्षेत्र को कटिंग किए हैं, जो क्षेत्र को लपेटे हैं किसी भी चीज़ से, वहाँ पर नम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ दिन के बाद देखेंगे कि वहाँ से रूट निकलना चालू हो जाएगा। रूट निकलने के बाद एक शाखा का भी निर्माण हो जाएगा, जिसके द्वारा एक नए पौधे का भी निर्माण हो जाएगा आसानी से। बडिंग, आप बडिंग का मतलब समझ रहे हैं। बड यानी होता है कि यहाँ से किसी भी चीज़ को कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद अंदर वाले पार्ट को अलग करके उसको सेपरेट बड को ले लेंगे। सेपरेट बड का मतलब ये है कि सुरक्षित बड वहाँ से लेंगे। ठीक है, इसको देखिए आई शेप में कट किया है। आई शेप में कट करने के बाद यहाँ से उस वाले पार्ट को ले लिया है, फिर सेपरेट बड को वहाँ से कट करके अलग कर देगा। ठीक है, ये वाले भाग को, अब ये वाला भाग को ग्राफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो नम स्थान है, ये प्लांट के नम स्थान है। अब ये जो कटिंग जो किए थे, ये किसी भी दूसरे जगह, कोई भी जो इस वाले प्लांट में ना हो, किसी भी दूसरे प्लांट को यहाँ पर मतलब इंजेक्ट कराया जाए और उसमें दूसरा प्लांट को ग्रो करवाया जाए। उसके लिए क्या करेंगे, पहले आई शेप में काटेंगे। ये देखिए आई शेप में, ये वाला आई शेप में कटा हुआ है। अब ये वाला जो आई शेप है वो किसी भी दूसरे सेपरेट बड का होगा, चाहे यहाँ पर आम का करवा रहे हैं तो कटहल का कट करके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये नम बनाए रखने के लिए यहाँ पर देखिए आई शेप को इंजेक्ट करवाया है। ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से देखेंगे, नम बनाए रखने के लिए धीरे धीरे पानी डालेंगे और उसको किसी भी चीज़ या लेप से उसको बांध के रख देते हैं ऐसे। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि वो अंकुरित होकर एक नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। अब देखिए कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। हमने पढ़ा कि भाई कायिक प्रवर्धन होता क्या है, ये किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल के द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं, नेचुरल के द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन के एक्चुअली में लाभ क्या है। देखिए, तो जो बीजों की अपेक्षा यह जो विधि है आसान, कम मूल्य की होती हैं। ये देखिए
कम मूल्य की होती हैं और तेजी से गुणन कराने में इसको मदद मिलती है। ठीक है। तिल्ली के पौधों के बीजों के द्वारा गुणन करने के लिए 5 वर्षों से अधिक समय लगता है, जबकि जो बल्ब होते हैं उसको 1 से 2 साल की समय लगती है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा नंबर, कुछ चुने हुए किस्मों को बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए, अब हमारे पास एक सेल है, जाहिर सी बात है, तो हम इसमें से चाहें तो 10 भाग में 10 टुकड़ों में बांटेंगे तो यहाँ से कितने सेल का निर्माण हो जाएगा? 10 सेल का निर्माण हो जाएगा। ये जो 10 सेल रहेंगे वो कितने प्लांट का निर्माण करेंगे, कितने जीव का निर्माण करेंगे? 10। तो हम इसको इच्छा अनुसार भी इसको गुणन करवा करके एक अच्छे किस्म के पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है कि इस विधि द्वारा ऐच्छिक गुणों को अनुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद इस विधि द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पौधों एवं फलों का उत्पादन किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले यानी अगर जो कोई भी प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है तो उसको ग्रो करने के लिए और अच्छे फल और पुष्प के लिए हम लोग अच्छा प्लांट मतलब ग्रो करवा सकते हैं या उत्पादन करवा सकते हैं। उसके बाद देख रहे होंगे, सूक्ष्म प्रसारण द्वारा अत्यंत अल्प अवधि में रोग रहित पौधों का प्रवर्धन किया जा सकता है। तो जो पौधे का ड्यूरेशन काल यहाँ पर 100 डेज है, ठीक है, वो पौधे को कितने दिन में बनाया जा सकता है? लगभग 60 से 70 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। और ये जो 60-70 डेज में क्या क्या चीज़ किया जा सकता है? तो रोग रहित पौधे को भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। यह विधि उन पौधों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है जिनके तने दुर्लभ होते हैं, दुर्बल होते हैं। दुर्बल का मतलब ये है कि इसके जो तने होंगे वो पतले होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो पतले होंगे तो नीचे की जो उर्वरा शक्ति, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ऊपर नहीं जाएगा और फ्रूट क्या होंगे? दमदार नहीं होंगे और खाने में थोड़ा सा स्वादिष्ट भी नहीं लगते हैं। इस विधि द्वारा आनुवांशिक रूप से समान समष्टि का उत्पादन किया जा सकता है। तो आनुवांशिक रूप से कह रहा है यानी जेनेटिक रूप से भी इसका उत्पादन समष्टि के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद बता रहा है इस विधि द्वारा उत्पन्न नए पौधे की उत्तरजीविता काफ़ी होती है। ठीक है। तो इसमें जो भी जीव उत्पन्न होंगे उसकी जो उत्तरजीविता रहेंगी, जीवन शैली रहेंगी, वो क्या रहेंगी? बहुत अच्छी रहेगी। अब देखिए अगले जो हैं कायिक प्रवर्धन के हानियाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। कायिक प्रवर्धन की जो हानियाँ हैं, बार बार वर्धी प्रजनन के कारण संततियों की जो वेगर्स होती हैं उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। पौधों में रोगों के संक्रमण की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। तो देखिए बार बार अगर कायिक प्रवर्धन करेंगे तो इसमें जो संतति होंगे या जो भी प्लांट होंगे उसमें वेगर्स की कमी आ जाएगी, यानी दूसरे जो भी जर्मिनेशन लाने के लिए जो छोटा सा प्लांट होता है उसमें कमी आ जाता है और उसमें से जो एक नए प्लांट का निर्माण करेंगे, ये देखिए एक छोटे प्लांट होंगे, इससे जो नए प्लांट का निर्माण करेंगे वो कैसे रहेंगे? रोगों से संक्रमित का संभावना इसमें बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो इस विधि के द्वारा अच्छे एवं नए लक्षण उत्पन्न करना संभव नहीं है। ठीक है। तो इस विधि के द्वारा अच्छे नस्ल देखिए जिसका ड्यूरेशन काल 100 डेज का है, ठीक है, और उसको आप 60 डेज में कंप्लीट करवा रहे हैं, 60 से 70 डेज में करवा रहे हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जितना पौष्टिक आपको 100 डेज वाला मिलेगा उतना पौष्टिक आपको 70 डेज वाला नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यदि रोग युक्त पौधों का उपयोग वर्धी प्रजनन में किया जाए तो उससे रोगग्रस्त संततियाँ उत्पन्न होती हैं और रोगों के प्रसार में वृद्धि होती है। तो अगर पहले के जो प्लांट हैं जिससे हम एक नए प्लांट का निर्माण करवा रहे हैं तो ये ऑलरेडी पहले अगर रोग युक्त है तो उससे जो भी प्लांट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? रोग युक्त ही बनेंगे। ठीक है। तो इस प्रजनन के द्वारा विभिन्न उत्पन्न करना संभव नहीं है, या विभिन्नताएं उत्पन्न करना संभव नहीं है। अतः इन पौधे में नए पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता अत्यंत कम होती है। यानी ये कह रहा है कि ये जो प्रजनन होते हैं इसके द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न करना संभव नहीं है। यानी देखिए अगर जो एक अमीबा है, अमीबा को कट करेंगे तो इससे जो भी सेल बनेंगे तो उसमें क्या बनेंगे? जो भी अमीबा बनेंगे सेम टू सेम दिखने वाले बनेंगे। तो इससे जो विभिन्नताएं उत्पन्न करने वाले हैं वो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। आप देखे होंगे जो हम लोग 3 प्रकार के प्रजनन पढ़ते हैं। एक तो लैंगिक होते हैं, तो जो विभिन्नताएं लाती हैं वो कौन लाते हैं? लैंगिक लाते हैं। ठीक है। लैंगिक ये लाती हैं केवल विभिन्नताएं। अब इसके अलावा जो अलैंगिक होती हैं तो अलैंगिक जीवों में क्लोन पाया जाता है। क्लोन, ठीक है,
क्लोन का मतलब ये है कि सेम टू सेम अपने ही समान जीवों का रचना कर देना। उसी प्रकार कायिक प्रवर्धन भी क्लोन की भांति ही होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो कायिक प्रवर्धन है उसमें जो आर्टिफिशियल नेचुरल है कायिक प्रवर्धन के लाभ एवं हानियाँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर पूरी तरीके से समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।